हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृति एक जानी मानी राइटर थी और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब वो अपनी सबसे चर्चित बुक नानी की कहानियों के पब्लिक इवेंट में बैठी हुई थी। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी और हर कैमरे की नजर सिर्फ रीति पर थी। तभी इस इवेंट में आया एक रिपोर्टर सवाल करते हुए रीति से पूछता है, रीति जी, आपकी बुक नानी की कहानियाँ बहुत मशहूर है और आज इसकी कामयाबी के लिए ये शानदार पार्टी रखी गई है। लेकिन हमारा एक सवाल है कि इस बुक में लिखी गई सब कहानियाँ सच हैं या फिर ये सब बस आपके मन से बनाई हुई कहानी है। देखिए, किसी भी कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, उसकी खुद की एक वजह होती है। तो हाँ, मेरी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी ये कहानियाँ आपकी मुंह जुबानी सुनना चाहेंगे। क्या आप हमें अपनी नानी की कहानियाँ सुनाएंगी? जी हाँ, मुझे अपनी नानी की कहानियाँ सुनने में बहुत खुशी होगी। हालांकि मैं उन जैसी कहानी आपको शायद न सुना पाऊँ, पर कोशिश करूँगी आपको पसंद आए। 5 साल की रीति भागती हुई स्कूल से घर आती है और स्कूल के बैग को जल्दी से एक कोने में फेंक कर अपनी नानी के पास जाकर कहती है, नानी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, भूख से पेट दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, आ गई तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर अब मालती जल्दी से रीति के लिए खाना लेकर आती है और खाना देखकर रीति कहती है, नानी, मैं जल्दी से खाना खा लूंगी, फिर आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। बहुत दिन हो गए हैं, आपने मुझे कहानी नहीं सुनाई, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया, आज मैं तुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना, आराम से चबा चबा कर खाना, ठीक है? अपनी नानी की बात सुनकर रीति अपना खाना खाकर खत्म करती है और फिर मालती की गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है, लो नानी, मैंने खाना खा लिया है, अब जल्दी से अपनी कहानी शुरू कर दो। हाँ मेरी बच्ची, तो आज मैं तुम्हें एक मेहनती किसान की कहानी सुनाऊंगी। तो एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था, जो कि जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता और अपना घर चलाता। लेकिन उसकी पत्नी एक नंबर की लालची इंसान थी, जो कि उन लकड़ियों को महंगे दाम पर बेचती थी। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काटने जाता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे हो तो आते समय ना हमारे लिए आम के बागान से कुछ आम लेते आना, बहुत मन कर रहा है आम खाने का। नहीं, मैं आम के बागान में नहीं जाऊंगा। वो आम के बागान का मालिक वो बहुत ही गुस्से वाला है। अगर उसने मुझे आम चुराते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत ही मारेगा। और वैसे भी चोरी करना पाप है। तुम बाजार से ले आओ ना, है? जाओ बाजार से ले आओ आम। अरे जब फ्री में आम मिल रहे हैं तो पैसे काहे के लिए खर्च करें? चुपचाप मेरे लिए आम लेते आना, वरना घर वापस मत आना। हद हो गई, ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप कर दिए थे हमने, जैसी कंजूस और लालची बीवी मिली है हमको। मेरे बारे में कुछ कह रहे हो का? हमारी बुराई कर रहे हो ना? भला मेरी क्या मजाल है जो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बुराई करूं? ना, डायन के हाथों से मरना थोड़ी है, मतलब तुम्हारे हाथ से पिटना थोड़ी है मुझे। लेकिन एक काम करो, आज तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आम तोड़ के दे दूंगा और तुम आराम से बैठ के खाती रहना, और फिर मैं लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक ही रहेगा, इसी बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है, जिसके किनारे से निकलते समय रामू के हाथ से उसका एक सिक्का उस तालाब में गिर जाता है। ये देखकर रामू कहता है, हाय राम, ये आखिरी पैसे थे मेरे पास, अब ये भी गिर गए, अब क्या होगा? आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। अब बताओ, घर कैसे चलेगा? शाम को हवा खाकर पेट भरोगे का? सरला इतना कहती है कि तभी उस तालाब में हलचल होने लगती है और ये देखकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। जिसके बाद उस पानी से एक जिन बाहर आता है और अपने साथ एक पैसों से भरा बैग लाता है और कहता है, क्या ये नोटों से भरा बैग आपका है? शायद आपने गलती से इसे पानी में फेंक दिया था। हाय राम, एक सिक्के के बदले इतने सारे पैसे, अगर ये सब मिल जाए हमको तो मजा ही आ जाए। अरे नहीं भैया जी, ये पैसे हमारे नहीं है, हमारा बस एक सिक्का अंदर गिरा था। आप अगर वो हमें
अरे क्या कह रहे हो, 7 जन्म में भी इतने पैसे ना ही जमा कर पाओगे। अब मिल रहे हैं तो इन्हें एक बार में ही ले लो ना, माला माल हो जाएंगे हम। ये तुम क्या कह रही हो? इतना भी लालच करना सही नहीं होगा। लालच करने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। आप चुप रहिए, हमको बात करने दीजिए। जी हाँ, ये पैसे हमरे हैं, आप ये बैग हमें ही दे दो। नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। तुम झूठ कह रही हो। अब तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जिन की बात सुनकर जिन अपने पैसे वापस तालाब में लेकर जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ से वो पैसे छीनने के लिए आगे बढ़ती है और सरला का पैर फिसल जाता है। वो तालाब में गिर जाती है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और फिर से जिन पानी से बाहर आता है और अपने साथ सरला को लेकर आता है। लेकिन ये सरला बहुत शांत और सुंदर थी और फिर से जिन कहता है, सुनिए, क्या ये सुंदर और सुशील पत्नी आपकी है? शायद गलती से ये तालाब में गिर गई थी। आप इन्हें वापस ले लीजिए। ये वाली तो बहुत ही सुंदर और शांत भी है। काश मेरी भी पत्नी ना ऐसी होती सच में। अरे आप क्या कह रहे हैं, हम ही तो हैं आपकी पत्नी, हमें वापस ले जाओ यहाँ से। लेकिन ये वाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये तुम्हारी तरह लालची नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसे ही ले जाता हूँ। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद कभी भी लालच नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, वरना आगे से ना तुमने कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं फिर तुम्हें इसी तालाब में धक्का दे दूंगा और नई वाली पत्नी को लेके चला जाऊंगा। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। सरला को अपनी गलती का पछतावा होता है और रामू सरला को जिन से पुरानी वाली सरला वापस देने को कहता है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं मानता। जिन सरला को वापस नहीं देता और नई सरला को छोड़कर वो पुरानी सरला को अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक सरला को रामू की आवाज आने लगती है और सरला की आंखें खुल जाती है। वो खुद को घर के खाट पर पाती है और ये देखकर रामू कहता है, अब क्या हो गया तुमको? जोर जोर से चिल्ला रही हो। तुम्हारी नींद में बात करने की आदत जाएगी नहीं क्या? का कहे, ये एक सपना था। हे भगवान, तोहरा शुक्र है, हमें तो लगा हम मर गए। लगता है इस बार सपने में किसी ने तुम्हें सबक सिखा ही दिया, तभी तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ जंगल जाना है। तो ठीक है, चलो वहाँ पे आम के बागान में तुम बैठ के आम खाना। चलो मेरे साथ, मैं जंगल ही जा रहा हूँ। क्या कहा, जंगल? यानी रास्ते में तालाब? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन के बाद कभी भी लालच नहीं करती। लेकिन नानी, क्या ये जिन और परी वाली कहानियाँ सच में होती हैं? क्या सच में उस तालाब में एक जिन रहता था? क्या वो अभी भी है? नहीं बेटी, ये कहानी बस इंसान को सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए होती है। इस कहानी का असली मकसद था लोगों को ये सीख देना कि लालच बुरी बला है। जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। अच्छा, ऐसा है। नानी, ये कहानी सच में बहुत अच्छी थी। आप मुझे कल फिर से एक कहानी सुनाना। सच में मैडम, आपकी नानी की कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं। हम विश करेंगे कि आपकी कहानियाँ और तरक्की पर जाएं। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए अपनी नानी की कहानियाँ लेकर आती रहूं, ताकि जो कहानियाँ हमारी दादी नानी ने हमें सुनाई थी उनसे आज की पीढ़ी जुड़ी रहे। आपकी सोच और आपकी कहानियाँ दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सभी रीति की बात सुनकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दोस्तों, क्या आपकी दादी नानी ने भी कभी कोई ऐसी ही कहानी आपको सुनाई है? अगर हाँ, तो हमें अपनी कहानियाँ कमेंट करके जरूर बताएं। अनीता अपने बेटे समर के साथ एक औरत भावना के घर जाती है, उसकी बेटी नीतू को देखने। जहाँ पहुँचने पर भावना उनका अच्छे से स्वागत करती है और फिर अनीता नीतू को देखने के बाद अपनी राय बताते हुए कहती है, जी आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, संस्कारी भी बहुत है, लेकिन बस रंग थोड़ा दबा हुआ है। जी ये तो भगवान की ही देन है, किसी का रंग साफ है तो किसी का दबा हुआ। मुझे लगा आपकी सोच तो इससे अच्छी होगी कि बेटी के रंग को ना देखकर उसके संस्कारों को देखा जाएगा, लेकिन आप भी। अरे मैंने ये कब बोला कि मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है? मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। वो तो बस जो मेरे दिल में होती है बात, वो मैं साफ साफ बोल देती हूँ, इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानना आप। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप तो ये सारी बातें सुनने की आदत ही हो गई है। आप बताइए, आपको मेरी बेटी पसंद तो है? आप उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हो या नहीं? आंटी जी, आप ये क्या बात कर रही हो? माँ जो बोलेंगी वही होगा। माँ को नीतू बहुत पसंद है और माँ की पसंद मेरी भी पसंद है।
हम अपने घर की बहू नीतू को ही बनाना चाहते हैं। ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। जी आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बेटी पसंद है और आप लोग भी कितने अच्छे हो। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, उसे इतना अच्छा ससुराल जब मिल रहा है। अब मेरी भी एक बेटी है, मैंने तो बहुत सपने देख रखे हैं। उसकी शादी होगी तो उसको बहुत सारा सामान दूंगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे उसके ससुराल में। ये सब तो हर माँ सोचती है अपनी बेटी के लिए। जरूर आपने भी कुछ सपने सोचे होंगे अपनी बेटी की शादी को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी बेटी की शादी में जितना हो सकता है उतना करूँ, ताकि जो 4 लोग शादी में आए वो वापस खुशी खुशी जाए, ना कि मुंह बनाकर। हाँ, आपको तो पता है माँ ने तो अभी से ही मेरी बहन के लिए गहने बनाना शुरू कर दिया है। बोल रही थी कि जब शादी होगी तो उसको ये सारे गहने खुद देंगी वो। मेरी बहन तो गहनों में लदी हुई जाएगी। चलो अच्छी बात है ये तो। जैसे मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, उसे इतना प्यार करता है, वैसे ही आपकी बेटी को भी मिल ही जाएगा। शादी का मुहूर्त कब निकलवाना है वैसे? जो पहला मुहूर्त हो और आपको ठीक लगे वही हमारे लिए भी सही है। कैसे लोग हैं ये, इतनी बार इशारा कर रही हूँ लेकिन एक बार भी खुद से बोलना ही नहीं है कि हम भी इतना कुछ देंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। खैर कोई बात नहीं, एक लौती बेटी है और वो भी काली। शादी के बाद तो धीरे धीरे सब निकलवा ही लेंगे हम, इसमें टेंशन वाली क्या ही बात है। अनीता और उसके परिवार के तो इरादे साफ थे कि वो बस अपने लालच की वजह से ही शादी करवा रहे थे और अपने लालच के चलते ही वो शादी के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन उनके इरादों से भावना और उसकी बेटी बिल्कुल ही अनजान थे। अब सब कुछ तय होने के कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब एक दोपहर नीतू वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ अनीता आकर कहती है, बहू वॉशिंग मशीन में क्या कर रही है? तुझे मैंने कपड़े धोने के लिए बोला था ना, अभी तक धोए नहीं क्या? पूरा दिन यहाँ वहाँ बस टाइम पास ही करना होता है, कभी हाथ पैर भी चला लिया कर। माँ जी, मैं यहाँ कपड़े धोने ही आई थी। मैं जैसे ही कपड़े धोने जा रही थी तभी आप आ गई। हाँ तो मैं आ नहीं सकती क्या अपने ही घर में? मैं यहाँ वहाँ नहीं जा सकती अब। और इतने से कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन चला रही है। ये क्या तेरी माँ के घर से आई है जो इसमें कपड़े धो रही है? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इतने से कपड़े होते तो मैं खुद ही धो लेती, लेकिन ये बहुत सारे कपड़े हैं, तभी तो मशीन में धो रही हूँ। और आपको तो पता है मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला है, तो उनके पास बस जितना था उतना उन्होंने मुझे दे दिया। तेरी माँ को अच्छे से पता है कि तू कितनी काली है। तुझसे कोई शादी करने के लिए नहीं मान रहा था, इसलिए तरस खाकर मैंने अपने बेटे की शादी तेरे साथ करवाई। लेकिन तेरी माँ ने शादी में क्या दिया? 3-4 जोड़ी गहने और टीवी, कूलर, पंखा, बस ये दिया। ये तो तेरे काले रंग का भी हिसाब नहीं हुआ। अगर आपको मेरे काले रंग से इतनी ही दिक्कत है तो शादी क्यों करवाई अपने बेटे के मेरे साथ? रहने देते उसे कवारा। एक तो कुछ लाई नहीं है अपने साथ और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। मैं अपने बेटे को एक बार बोल दूंगी ना कि तू मेरे साथ ऐसे बात कर रही है तो वो तुझे तेरी माँ के घर छोड़ देगा। अभी बोल रही थी ना मेरी माँ अकेले रहती है, फिर साथ दियो अपनी माँ का वहीं पर रहकर, ठीक है? इसलिए अभी बोल रही हूँ अपनी माँ के घर से पैसे या सामान कुछ लेकर आ, या मुफ्त की रोटियां मत तोड़ तू बैठे बैठे। अगर सच में ऐसा हो गया और मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया तो क्या होगा? मेरी माँ अब जाकर तो थोड़ी बहुत खुश हुई है। मेरी शादी की टेंशन जो खत्म हो गई थी उनकी, अगर ऐसे वापस चली जाऊंगी तो कहीं वो सदमे में न मर जाए। सुन रही है तू? नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, अपने माँ के घर जाएगी तो ठीक से सुनाई भी देने लगेगा। माँ जी, आप माँ को कुछ मत बोलना। मैं आज ही माँ के पास जाती हूँ और थोड़े बहुत पैसे लेकर आती हूँ। अनीता की धमकी से नीतू उसकी बात मान जाती है और अपनी माँ से झूठ बोलकर थोड़े बहुत जितने भी पैसे मिल सकते थे वो ले लेती है और वापस अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी ननद कामिनी भी दूसरे शहर से पढ़ाई करके वापस आई थी। और कामिनी नीतू को देखकर कहती है, माँ, आपको भैया के लिए यही लड़की मिली है क्या? मुझे तो अपने दोस्तों से भी इसे मिलवाने में शर्म आएगी। कितनी काली है ये। और ये आपके हाथ में क्या है? वो माँ जी ने मुझे कुछ पैसे लाने के लिए बोला था, मैं वही लेकर आई हूँ। आ गई है तो अब खड़ी क्या है? पैसे दे और जा जाकर किचन में हमारे लिए कुछ खाने को बना। अनीता और उसके परिवार की लालच हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रोज कोई ना कोई नई फरमाइश नीतू के आगे वो रख देते, जिन्हें पूरा करने के लिए नीतू को अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ता था। और धीरे धीरे इन लोगों का लालच और बढ़ता गया।
बेचारी नीतू अपनी माँ को दुख ना देने की वजह से अकेले ही सब सह रही थी। कुछ दिनों बाद अनीता, कामिनी और समर तीनों मिलकर नीतू को पैसे लाने के लिए बोलते हैं और नीतू तीनों को जवाब देती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी माँ अकेले रह रही है, वो कहाँ से रोज रोज इतने पैसे देंगी? अब तक तो उनसे ही झूठ बोलकर पैसे ला रही थी। उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू जा और पैसे लेकर आ। नहीं ला सकती है तो यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। तेरे जैसी काली लड़की से शादी करके एहसान किया है, ऊपर से नखरे दिखा रही है। और नहीं तो क्या। और तुम यहाँ पड़े पड़े कर ही क्या रही हो? हमारा ही खर्चा बढ़ा रही हो ना। माँ, आप बोल दो इसे पैसे नहीं ला सकती तो वापस चले जाए अपने घर को और वहीं रहे। अब भी समझ आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो चल, मैं तुझे अच्छे से समझा देती हूँ। अनीता इतना बोलकर नीतू को मारने लगती है। उसे मारते हुए कोई नहीं रोकता। अनीता नीतू को मार ही रही थी कि इतने में वहाँ भावना आती है और वो अपनी बेटी को ऐसे मार खाते देखकर कहती है, बहन जी, ये क्या हो रहा है? आप मेरी बेटी को मार क्यों रही है? और दामाद जी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, आपकी बेटी से कहाँ कोई गलती हो सकती है? गलती तो हमसे हुई है। हमने आपकी बेटी के साथ रिश्ता जो जोड़ा। इतनी काली है तुम्हारी बेटी, लेकिन हम फिर भी शादी के लिए मान गए और तुम लोगों की बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अपनी बेटी को खाली हाथ ही भेज दिया तुमने। माँ, ये लोग बहुत लालची है। इन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी इसीलिए की थी कि ये मेरे जरिए पैसे मंगवा सके आपसे, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये लोग मुझे मारने लगे। बेटा, जब ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरी माँ अकेले रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन जैसे लालची लोगों को समझ ना सके। तो चुप हो जा बेटा, अब तो इनकी अकल ठिकाने मैं लाती हूँ। ओ हेलो, क्या कर लोगी तुम? अपनी बेटी का रंग देखा है ना, कोई शादी नहीं करता, इसलिए मेरे भाई ने शादी की और तुम लोग इन्हें ही तेवर दिखा रहे हो। नहीं, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो करेगी अब सीधा पुलिस ही करेगी। तुम लोगों की ये जो हरकत है ना, मैं इसे माफ करने वाली नहीं, अच्छे से सबक सिखाऊंगी सबको। भावना इन सब की पुलिस कंप्लेन करवाती है और नीतू के साथ घरेलू हिंसा के तहत मारपीट करने के लिए उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।